मैं भोपाल से पुणे जा रही थी। सुबह 9 बजे मैं बस में बैठ गई। भोपाल से पुणे पहुंचने में लगभग 16 घंटे लगते हैं। मुझे ट्रेन से सफ़र करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा बस से जाना ही तय करती हूँ। जब मैं भोपाल की बस स्टैंड से बस में बैठी तो वहाँ कोई खास भीड़ नहीं थी। मुझे खिड़की के पास की सीट मिली और मैं आराम से बैठ गई। लेकिन मेरे मन में एक बड़ी चिंता थी। मेरे पति कुछ साल पहले भोपाल में ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ ही रहने लगे थे। जब वह पहली बार सामान लेकर भोपाल गया, तब मैंने उसके साथ जाने के लिए कहा, लेकिन उसने मुझे समझाया कि रीता, चिंता मत करो, कुछ महीनों में मैं वहाँ सेटल हो जाऊँगा, फिर तुम्हें ले जाऊँगा। लेकिन वह मुझे कभी नहीं ले गया। मैंने कई बार उससे समझाने की कोशिश की कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, हम पति पत्नी हैं, अलग रहना सही नहीं है, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके भोपाल जाने के बाद उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। शुरू में वह मुझे हफ्ते में एक बार फ़ोन करता था, फिर महीने में एक बार, अब तो वह 6-6 महीनों में फ़ोन करने लगा था। फिर मुझे एक रिश्तेदार से एक चौंकाने वाली खबर मिली। भोपाल में मेरे पति ने दूसरी महिला से शादी कर ली है और वह उसके साथ रह रहा है। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया। इसलिए मैंने सच जानने के लिए भोपाल जाने का फैसला किया। भोपाल पहुंचने के बाद मैंने चुपके से पूछताछ की और जो मैंने सुना था वह सच निकला। मेरा पति वास्तव में एक दूसरी महिला के साथ रह रहा था और उनका एक बच्चा भी हो गया था। यह सब मैंने दूर से ही देखा। उससे मिलने या बात करने की मेरी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगा कि उससे मिलकर कुछ नहीं होगा। मैं बहुत निराश हो। पिछले कुछ वर्षों में मैंने उसके ऊपर कितना भरोसा किया था और उसकी यादों में अपना जीवन बिताया था। एक दिन वह मुझे अपने साथ ले जाएगा, इस उम्मीद में मैंने कितने साल बिताए थे। लेकिन उसने मुझे जो धोखा दिया, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई थी। दोस्तों, मैं अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थी। मेरी सीट 2 लोगों के लिए थी, लेकिन बस में काफ़ी जगह होने के कारण कुछ समय के लिए मेरी सीट खाली रही। अगले एक स्टेशन पर बस रुकी और कुछ लोग चढ़े। उनमें से एक पुरुष मेरे पास आकर बैठ गया। बस में बैठे बैठे काफ़ी समय बीत चुका था और मुझे थकान सी महसूस होने लगी थी। दोपहर के 3 बज चुके होंगे और मुझे प्यास भी लग रही थी। इसलिए मैंने अपनी बैग से पानी की बोतल निकाली, लेकिन बोतल में पानी तो खत्म हो चुका था। मैं बोतल को वापस रख रही थी, तभी मेरे पास बैठे उस आदमी ने देखा कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन मेरी बोतल का पानी खत्म हो गया था। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने बताया, मैं पुणे जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी पुणे जा रही हूँ। यह सुनकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी आई। उसने बताया कि वह भोपाल में काम करता है और इंजीनियर है। सर्दियों के दिन थे और जैसे जैसे शाम बढ़ रही थी, वातावरण में काफ़ी ठंड बढ़ रही थी। मैंने अपनी खिड़की की कांच बंद कर दी, लेकिन कुछ यात्रियों ने खिड़कियां खुली रखी हुई थी, जिसकी वजह से ठंडी ठंडी हवा बस में आ रही थी। मुझे बहुत ठंड लगने लगी। मैंने स्वेटर तो पहन रखा था, लेकिन जल्दी जल्दी में शॉल लाना भूल गई थी, जिसका मुझे बहुत अफसोस था। अब रात के 10 बज चुके थे और ठंड बहुत बढ़ गई थी। बस के अंदर की लाइट भी बंद हो गई। मैं ठंड से कांप रही थी। मेरे पास बैठे आदमी ने अपनी बैग से एक शॉल निकालकर पहन ली थी। मुझे देखकर उसे समझ आ गया होगा कि मुझे ठंड लग रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं खुद पर ही नाराज हो रही थी कि इतने लंबे सफर पर जा रही हूँ और शॉल लेना भूल गई। रात लगभग 11 बजे बस एक ढाबे पर रुकी। मैंने तय किया कि गर्मा गर्म चाय पीकर थोड़ी गर्मी ले लूंगी। चाय लेते वक्त वो आदमी भी नीचे उतरा। उसने मेरी ओर देखा। मैंने उसके पास जाकर थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, आप भी चाय लीजिए? उसने कहा ठीक है, तो मैंने उसके लिए भी चाय मंगवाई। हम दोनों ने साथ में चाय पी और थोड़ी बातचीत भी हुई। चाय पीने के बाद फिर से बस में बैठ गए। गाड़ी चलने लगी, लेकिन अब रात के 12 बज चुके थे और ठंड और भी बढ़ गई थी। मुझे फिर से पहले की तरह ठंड लगने लगी। उस आदमी ने कहा, मैडम, अगर आपको कोई परवाह नहीं है तो मैं अपनी शॉल आपको दे सकता हूँ। उसने अपनी शॉल उतार कर मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने उसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसे भी ठंड लग रही थी। मुझे लगा कि उसके लिए यह सही नहीं होगा, लेकिन वह बहुत आग्रह कर रहा था। मैंने कहा, आप मुझे शॉल दे रहे हैं? तब उसने कहा, मैडम, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप मेरे साथ शॉल शेयर कर सकती हैं। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसने अपना बायां हाथ मेरे कंधे पर रखा, जिससे हम और भी करीब आ गए। मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा, अच्छा हुआ कि आपने मुझे शॉल दी,
नहीं तो इस ठंड में मुझे बहुत दिक्कत होती। उसके चेहरे पर थोड़ी थकान दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वह शांत और खुश था। उसने मोबाइल में गाना लगाकर ब्लूटूथ से सुनना शुरू कर दिया। कुछ देर गाना सुनने के बाद वह मेरी तरफ मुड़कर बोला, रीता। मुझे गाने की हल्की सी आवाज़ सुनते ही नींद आने लगी थी। उसके कंधे पर सिर रखकर मुझे एक तरह की सुरक्षा और शांति महसूस हो रही थी। कुछ समय बाद बस पुणे पहुंच गई। उसने मुझे हल्के से आवाज़ देकर जगाया, लेकिन मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मैं जाग नहीं पाई। फिर उसने धीरे से मेरी पीठ पर थपथपा कर मुझे उठाया। मैं तेजी से उठ गई। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। वह बोला, सॉरी, लेकिन पुणे आ गया है। आप गहरी नींद में थी, इसलिए जगाया नहीं तो आपका स्टॉप छूट जाता। मैंने उसे देखते हुए हंसते हुए कहा, थैंक यू, अच्छा हुआ आपने मुझे जगाया, नहीं तो सच में मुझे परेशानी हो जाती। उसने मुझसे पूछा, आपको कहाँ उतरना है? मैंने कहा, मुझे वो स्टॉप पर उतरना है। यह सुनकर वह थोड़ा चौंक कर बोला, सच में? मैंने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ सच में, मुझे भी वहाँ ही उतरना है। अब मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि हमारा सफ़र कितना समान था। करीब रात के 4 बजे बस स्टॉप पर रुकी। हम दोनों नीचे उतर गए। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और सड़क पर कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही थीं। मैंने तय किया कि यहाँ से मैं रिक्शा लेकर घर जाऊंगी, लेकिन उस समय रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल था। समीर अभी मेरे पास ही खड़ा था। समीर, मैंने पूछा, आपको कहाँ जाना है? कौन सी कॉलोनी है आपकी? उसने जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरा घर यहाँ पास में ही है। मैं बस रिक्शा मिलने तक आपके साथ रुक गया हूँ। उसकी इस बात से मुझे उसका बहुत सम्मान बढ़ा दिया। मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। अब लगभग 4:30 बज रहे थे और ना तो रिक्शा मिल रहा था और ना ही कोई वाहन। फिर उसने कहा, रीता, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो क्या आप मेरे घर चलेंगी? मेरा घर यहाँ पास में है और बहुत रात हो चुकी है। यहाँ ज़्यादा देर ठहरना मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा है। मैंने थोड़ी देर सोचा। वो सही भी लग रहा था और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। मैंने उस पर भरोसा करते हुए कहा, ठीक है, चलिए। हम दोनों अपनी अपनी बैग्स लेकर चलने लगे। रास्ते की खामोशी में हम दोनों ने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उसके साथ चलने में मुझे एक तरह का सुकून मिल रहा था। कुछ देर चलने के बाद हम एक सादे से घर के सामने पहुंचे। उसने अपनी जेब से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला। हम अंदर गए। उसका घर बड़ा नहीं था, लेकिन 2 कमरों का छोटा सा घर था। साफ सुथरा घर था। उसने कहा, रीता जी, मेरे घर में आपका स्वागत है। मैंने थोड़ी शर्मीली आवाज़ में कहा, धन्यवाद। उसने बताया, मैं यहाँ बहुत कम समय रहता हूँ। मेरा काम भोपाल में ज़्यादा होता है, इसलिए कुछ दिन भोपाल में और कुछ दिन यहाँ रहता हूँ। मैंने कहा, आपका घर बहुत अच्छा है रोहन जी। उसने कहा, धन्यवाद। रीता जी, आप बेड पर सो जाएं, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। मैंने तुरंत कहा, नहीं नहीं, आप बेड पर सोएं, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। वो बोला, ऐसा नहीं होगा, आप मेरे घर की मेहमान हैं। मैंने हार मानकर कहा, अगर तुम्हें बेड पर सोने नहीं दूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रोहन ने मुझे अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया और हम दोनों अपनी अपनी जगह पर सो गए। सफ़र की थकान की वजह से मुझे जल्दी ही नींद आ गई। उस रात की बातें और उसके सभ्य स्वभाव ने मेरे मन पर एक अलग ही सकारात्मक असर डाला था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने चारों ओर देखा। सामने दीवार पर एक घड़ी लटकी हुई थी और सुबह के 9 बज रहे थे। मैंने देखा कि रोहन जी उठ चुके थे और घर में कुछ सफाई कर रहे थे। घर में थोड़ी बहुत गंदगी थी और वह उसे साफ कर रहे थे। उन्होंने मेरी ओर देखते हुए गुड मॉर्निंग कहा और बाथरूम की तरफ इशारा किया। मैं बाथरूम में गई। वहाँ कोलगेट रखा था तो मैंने उसे लिया और ब्रश किया। जब मैं ताज़ा होकर बाहर आई तो मैंने अनजाने में रोहन जी की तरफ देखा और कुछ समय के लिए उस नज़ारे में खो गई। उन्होंने शर्ट उतार रखी थी और वह बनियान में थे। उनका शरीर बहुत आकर्षक था, शायद वह जिम करते थे। मैं उनकी मोहक काया को देखकर कुछ समय के लिए उनके लिए देखती रही। उन्होंने मेरी नज़र पकड़ ली और मुस्कुराते हुए पूछा, रीता, तुम चाय पियोगी या कॉफ़ी? मैंने कहा, मैं चाय लूँगी। उन्होंने तुरंत एक मस्त चाय बनाई और सच में वह चाय बहुत अच्छी बनी थी। मैंने कहा, चाय बहुत अच्छी है। फिर मैंने कहा, अब मुझे जाना होगा। कल रात आप मुझे अपने घर में रहने की जगह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोहन जी हंसते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ रुकी। मैंने उन्हें फिर से धन्यवाद दिया। जब मैं न जाने की तैयारी कर रही थी तो मैंने कहा, अगर किस्मत में है तो हम फिर जरूर मिलेंगे। उन्होंने हंसकर कहा, हाँ बिल्कुल। मैं पूछने लगी, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? उन्होंने कहा, बिल्कुल। उन्होंने अपना नंबर दिया और मैंने तुरंत उनके फ़ोन पर एक मिस कॉल छोड़ दी। घर से बाहर निकलकर जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे मन में बार बार रोहन की यादें आ रही थीं। उनके व्यवहार में जो सम्मान था, उनकी साधारण बातचीत की आदत,
और जो मदद उन्होंने की उसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला था। मैंने कभी अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के लिए ऐसी भावनाएं अनुभव नहीं की थी, लेकिन रोहन जी की स्वभाव में मुझे एक अलग ही आकर्षण महसूस हो रहा था। मैं 2 दिन बाद रोहन को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, कहाँ हो? मैं आज घर पर ही हूँ, आराम कर रहा हूँ। क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, आपकी याद आई तो फ़ोन किया। उन्होंने हंसकर कहा, ठीक है, फिर मिलते हैं कहीं। मैंने उन्हें अपने घर के पास के गार्डन में मिलने का तय किया। मैं तय समय से थोड़ी पहले गार्डन में पहुंच गई। थोड़ी देर बाद रोहन जी आए। उन्हें देखकर मेरा दिल थोड़ा धड़कने लगा। मैंने कहा कि आप बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं। फिर हम गार्डन में कुछ समय बात करते रहे। उन्होंने पूछा, रीता जी, क्या आप अकेले ही रहती हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पति भोपाल में रहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत धोखा दिया। मैंने उन्हें अपने जीवन की सारी बातें बताईं। उन्होंने मेरी कहानी को चुपचाप सुना और उनके चेहरे पर दुख और संवेदना साफ झलक रही थी। बात करते करते जब 3 बजे मैंने रोहन जी से कहा, आज आप खाना कहाँ खाने वाले हैं? उन्होंने जवाब दिया, अरे, मैंने अभी तक कुछ तय ही नहीं किया। मैंने कहा, तो आज मेरे घर चलिए। वह मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, शाम को आऊँगा। शाम 6 बजे रोहन जी मेरे घर आए। मैंने उनका स्वागत किया और बताया कि मैंने पहले ही खाना बना लिया है। फिर हम दोनों एक साथ खाना खाने बैठ गए। उस दिन मैंने एक गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी जो थोड़ी पारदर्शी थी, और उसके साथ फिर बातचीत के दौरान मैंने अपना फ़ोन निकाला और उनसे कहा, रोहन जी, मुझे मोबाइल के कुछ काम नहीं पता। मेरे फ़ोन में एक ऐप आ गया है, लेकिन वह डिलीट नहीं हो रहा। उन्होंने कहा, लाओ, मुझे दो, मैं ठीक कर देता हूँ। वह मेरे पास आकर बैठे और मेरे फ़ोन को कुछ सेकंड में ठीक कर दिया। मैं इस पर बहुत हैरान थी। हम एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे। रोहन जी ने कहा, रीता, उस दिन जब तुम मेरे साथ यात्रा कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, हाँ, वह रात मेरे लिए भी यादगार थी। हमारी नज़रें मिली और उन्होंने धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। वह मेरे आंखों में देखने लगे और मेरे चेहरे के बहुत करीब आ गए। रोहन जी ने हल्के से अपना चेहरा आगे बढ़ाया। हम दोनों उस पल में खो गए थे। जितना मैं उन्हें जानती थी, उनके स्वभाव का गंभीरता और अपनापन मुझे भाने लगा था, इसलिए उनके इतने करीब आने में मुझे कोई संकोच नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद जब हम अलग हुए तो मैंने उनकी आंखों में एक अजीब तरह की संकोच और चिंता देखी। उन्होंने कहा, माफ़ करना रीता, मैं भावनाओं में बह गया था, इसलिए ऐसा हुआ। उनकी आवाज़ में सच्चाई थी और उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता साफ झलक रही थी। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं रोहन जी, सच बताऊं, जो कुछ हुआ वो मुझे भी अच्छा लगा। उन्होंने कहा, सच में? रात के लगभग 10 बज चुके थे और हम एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। उस रात जैसे मेरे कमरे में एक बड़ा तूफान आ गया था और हम दोनों उस तूफान में बह गए। हम रात भर 4 बजे तक जागे रहे, लेकिन उसके बाद कब मुझे नींद आई पता नहीं चला। सुबह 8 बजे जब मैं उठी तो खुद को देखा, मेरे ऊपर सिर्फ चादर थी। रात की सारी बातें याद आने पर मुझे बहुत शर्म आई। रोहन जी मेरे बगल में सो रहे थे। मैं जल्दी से वॉशरूम में चली गई। कुछ समय बाद मैं बाहर आई और रोहन जी को उठाने लगी। मेरी आवाज़ से वो तुरंत जाग गए। फिर मैंने हमारे लिए चाय बनाई। बिना कुछ बोले हम एक दूसरे को देखते हुए चाय पीने लगे। चाय पीते वक्त रोहन जी ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। मैं थोड़ी चौंकी, किस बात के लिए थैंक यू? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रात के उस खूबसूरत पल के लिए। उनके इस वाक्य पर मैं और भी ज़्यादा शर्माई और मेरे हाथ में रखी कप थोड़ी गिरने लगी। कुछ समय बाद रोहन जी निकलने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा, तुम ठीक हो ना रीता? मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन जब वे चले गए तो मेरे मन में कई विचार आने लगे। मैंने तय किया कि मैंने अपने पति की धोखाधड़ी के कारण उनसे संबंध तोड़ने का निर्णय लिया था। रोहन जी की व्यक्तित्व और प्रेम ने मेरे मन में उनके लिए एक खास जगह बना दी थी। मुझे यकीन था कि वे मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। 2 दिन बाद रोहन जी का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में खुशी थी। उन्होंने कहा, रीता, आज शाम तुम मेरे घर आओगी क्या? मुझे कल छुट्टी है, हम आराम से बातचीत करेंगे, खाना खाएंगे और अगर चाहो तो रात को भी रुक सकती हो। उनकी इस बात ने मुझे थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। इस प्रस्ताव ने मेरे मन में हल्का सा गंध पैदा किया, लेकिन मैंने तय किया कि आज एक मौका है उस चीज़ को कहने का जो मेरे मन में है। मुझे उनसे पूछना था कि क्या वह मेरे साथ ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हैं। शाम को हमारी मुलाकात होने वाली थी और उस पल मैं रोहन जी से शादी के बारे में बात करने वाली थी। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि उनके उत्तर पर मेरे जीवन का अगला सफ़र निर्भर
होने वाला था। फिर भी दोस्तों मैंने तय किया कि मैं उस प्रश्न को सहजता से पूछूंगी ताकि उन्हें दबाव महसूस ना हो और उनका सच्चा विचार मुझे जानने को मिले। दोस्तों, इस तरह की सच्ची और अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।